हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने मनी चैप्टर पूरा का पूरा कर लिया होगा। मैं मनी बैंकिंग पूरा का पूरा 6 नंबर का जो चैप्टर है उसे एक यूनिट की तरह कवर कर रहा हूं। तो पहले मैंने मनी करा दिया, यानी कि मनी बैंकिंग का पार्ट नंबर 1। आज हम मनी बैंकिंग का पार्ट नंबर 2 करेंगे और बैंकिंग चैप्टर को शुरू करेंगे एज पर सीबीएसई सिलेबस। तो स्टार्ट करते हैं क्लास बैंकिंग। सबसे पहले अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो बैंकिंग चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक आपके पैसों को कई गुना कर देता है। अगर आप बैंक में 1 लाख रुपए डालते हो तो बैंक उसका 10 लाख बना देता है। कैसे बना देता है? बैंक आप ही के पैसों को मल्टीपल टाइम कर देता है। इसीलिए क्लास यहाँ पे नाम क्या पड़ा? मल्टीप्लायर। इसको क्रेडिट मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर भी कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक के बारे में, इसके अलग अलग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। और देन क्लास हम ये पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक किस तरीके से क्रेडिट को कंट्रोल करता है। यानी जनता के पास ज्यादा पैसा है तो सेंट्रल बैंक पैसे को ले लेता है जनता से, कैसे? और कम पैसा है तो उनको दे देता है। तो ये कैसे करता है सेंट्रल बैंक, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले अगर बैंक की बात करें तो बैंक है क्या? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे पैसे को सेफली रखता है और मुसीबत आने पे हमें लोन देता है। ये कॉमन फंक्शन है क्लास बैंक का, जो पब्लिक के पैसों को रखता है और मुसीबत आने पे क्लास उनको उधार देता है, लोन देता है। बैंक्स की टाइप्स की बात करें तो पहला है सेंट्रल बैंक, दूसरा है कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और स्पेशलाइज्ड बैंक। लेकिन हमें इस चैप्टर में 2 बैंकों के बारे में पढ़ना है। कमर्शियल बैंक के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे अपनी नॉलेज इनहांस करने के लिए। मेन जो सिलेबस का पार्ट है वो है सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक के बारे में क्लास अच्छे से पूरा का पूरा हमें पढ़ना है। फंक्शन भी पढ़ना है, क्रेडिट कंट्रोल भी पढ़ना है। कमर्शियल बैंक के बारे में सिर्फ हमें एक टॉपिक पढ़ना है जो इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक किस तरीके से आपके पैसों को कई गुना कर देता है, हमें वो पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कमर्शियल बैंक के बारे में। तो कमर्शियल बैंक करती क्या है? जनता का बैंक कमर्शियल बैंक है। हम लोग जिस बैंक में खाता खुलवा सकते हैं, जिस बैंक में अपने पैसे जमा कर सकते हैं, जिस बैंक से सर्विसेज ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं, वो बैंक एक कमर्शियल बैंक ही होगा। उसके भी 2 पार्ट है, सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक, जिसको बोलते हो नेशनलाइज बैंक। लाइक क्लास पीएनबी बैंक हो गया, क्लास पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई, इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये सारे बैंक कौन से बैंक है क्लास? नेशनलाइज्ड बैंक है। तो कमर्शियल बैंक ही, लेकिन सरकारी बैंक है। ये थोड़ा कम लूटेंगे, आपको भरोसा रहेगा, बट हाँ सर्विसेज अच्छी नहीं मिलेंगी। प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, कोटक, ये सब क्लास प्राइवेट बैंक्स हैं। और ये है कमर्शियल बैंक की, लेकिन प्राइवेट बैंक के क्लास इनकी सर्विसेज के पैसे थोड़े से ज्यादा होते हैं। तो अगर मैं बात करूं कमर्शियल बैंक के, कमर्शियल बैंक इज अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट कैरी ऑल द ऑपरेशंस रिलेटेड डिपॉजिट एंड विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द जनरल पब्लिक। आम जनता से पैसे लेना, आम जनता को उधार देना, मतलब आम जनता से जितनी भी डीलिंग होती है वो कौन सा बैंक करता है? कमर्शियल बैंक करता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक बड़ा नाम है, उसका एक छोटा पार्ट बैंक है, ध्यान रखना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर बैंक्स भी आते हैं और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो बेसिकली कमर्शियल बैंक है वो जनता को लोन देता है कंजप्शन पर्पस से। अगर मुझे अपने लिए कोई सामान खरीदना है उसके लिए भी, और मुझे अगर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है उसके लिए भी, और बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज के लिए। तो आम जनता को कमर्शियल बैंक उधार देता है और उनसे क्लास ब्याज लेता है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है। These banks are profit making institution and do business to make profit। तो कमर्शियल बैंक का मेन मोटो सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना होता है। वो आपसे उधार लेंगे और आपको, मतलब आप जो पैसा बैंक में जमा करते हो उसका 4% ब्याज आपको मिलेगा, और जब लोन लेने जाओगे तो 18% आपसे ले लेंगे। तो यानी कि क्लास 14% का मार्जिन वो रखते हैं, जिसको स्प्रेड कहा जाता है। और इसी तरीके से क्लास बैंक्स, कमर्शियल बैंक पैसा कमाती हैं, मुनाफा बनाती है। किस तरीके से? यानी कि आपको सिर्फ 4% मिल रहा है 100 रुपए पे 1 साल बाद, लेकिन अगर आप उधार लेने चले गए 100 पे आपको 118 देना है। तो जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं क्लास स्प्रेड। कमर्शियल बैंक बेसिकली मुनाफे के लिए काम करता है और आपको बहुत सारी अलग अलग सेवाएं देता है, उसकी क्लास आपसे पैसे भी लेता है, बैंकिंग को इजी बनाता है। अब यहाँ पे क्लास 2 कॉन्सेप्ट है, CRR कैश रिजर्व रेशियो और SLR। इन दो के बारे में मैं आगे चल के बात करूंगा डीपली, क्योंकि इसके बिना क्लास हम टॉपिक को पढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान समझना। CRR होता क्या है? देखो, 2 चीज समझना क्लास। CRR SLR आप दोनों को मिलाकर कह सकते हो क्लास एक ही हेड में, LRR। देखो, जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं उन सारे कमर्शियल बैंकों का जो बैंक होता है उसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक। हमारा बैंक कमर्शियल बैंक, और कमर्शियल बैंकों का जो बैंक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल बैंक।
तो हमें मुसीबत होती है, हम कहाँ जाते हैं? कमर्शियल बैंक के पास। कमर्शियल बैंक को तकलीफ है, उनको पैसे चाहिए, वो कहाँ जाएंगे? सेंट्रल बैंक के पास। इवन जो सेंट्रल बैंक है वो हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है। हमारी कंट्री में जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो नोट छापता है। तभी आपने सारी करेंसी नोट्स के ऊपर पढ़ा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। तो जितने भी कमर्शियल बैंक है ना, कहीं वो जनता के साथ धोखाधड़ी ना करे, कोई झोल ना करे, कोई मतलब ऐसे ऐसे एक्टिविटी ना करे जिससे क्लास अनड्यू एडवांटेज ले जाए, वो जनता का नुकसान हो जाए, फ्रॉड हो जाए, पब्लिक का पैसा डूब जाए। क्योंकि हम सब अपना पैसा कमर्शियल बैंक में जमा करते हैं, तो कुछ तो भरोसा होगा ना, हम अपनी मेहनत का, जिंदगी भर का सारा पैसा बैंकों को दे दे रहे हैं, कल को बैंक पैसे देने से मना कर देगा, भाग जाएगा, फिर क्या होगा? तो सर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें भरोसा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक पे, यानी कि जो कि है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई इस बात को इंश्योर करता है कि जनता का जो पैसा बैंकों में पड़ा हुआ है वो सेफ रहे, वो डूबे ना। बट हाँ, एक लिमिटेशन भी है कि आरबीआई सिर्फ गारंटी 5 लाख तक की लेता है, कि अगर आपका एक बैंक में 5 लाख रुपए पड़ा हुआ है तो वो 5 लाख रुपए सेफ है, लेकिन 6 लाख पड़ा है तो आपको 5 ही मिलेंगे, एक नहीं मिलेंगे। वो भी तब जब बैंक डूब जाएगा, बैंक बंद हो जाएगा, दिवाला हो जाएगा, जो कि जनरली क्लास होता नहीं है, और बहुत रेयर है कि बैंक कोई बंद हो जाए। तो हमें भरोसा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सेंट्रल बैंक है वो एक रेगुलेटर है कमर्शियल बैंक का, रेगुलेट करता है कमर्शियल बैंक्स को। जितने भी कमर्शियल बैंक्स है ना, उन सबको रेगुलेट करता है कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये काम किसका है क्लास? सेंट्रल बैंक का, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सारे कमर्शियल बैंकों को कह रखा है कि जैसे ही तुम्हारे पास डिपॉजिट आए, तुम 2 तरीके की रिजर्व बना लो। इस रिजर्व को बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। 2 रेशियो कमर्शियल बैंक्स को बनाने हैं, आरबीआई ने कह रखा है। उन रेशियो का नाम है क्लास सीआरआर और एसएलआर। आज के बाद कोई आपसे पूछे तो प्लीज कि सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, तो फुल फॉर्म मत बताना, पूरा समझाना। सीआरआर होता क्या है? कैश रिजर्व रेशियो इसकी फुल फॉर्म है। मतलब क्या है इसका, समझाता हूं। जैसे ही कमर्शियल बैंक के पास किसी ने भी पैसा जमा किया, उस डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट कमर्शियल बैंक आरबीआई को दे देता है। दिस इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो। लाइक मैं बैंक हूं, मेरे को किसी ने 100 रुपए आज मेरे खाते मतलब बैंक में जमा किया अपने अकाउंट के अंदर 100 रुपए, तो 100 रुपए का 4 रुपए, मैं एग्जांपल ले रहा हूं 4 रुपए का, वो कमर्शियल बैंक आरबीआई को दे देगा, ताकि मुसीबत में आरबीआई उनकी हेल्प करे। जब भी प्रॉब्लम आएगी, फाइनेंशियल क्राइसिस आएगी, आरबीआई मदद करेगी, तभी तो बैंक बंद नहीं होते। तो 4% मैंने एज्यूम कर लिया, रियल में भी इतने के आसपास ही होगा। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट जो कमर्शियल बैंक आरबीआई को दे देता है, दिस इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो। और इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट जो कमर्शियल बैंक अपने ही पास में रखता है लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड का मतलब कैश, गोल्ड, या कुछ गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी, कुछ ऐसी सिक्योरिटीज जो डूबेगा नहीं कल को, और क्लास उससे हमें तुरंत हम उसको बेच सकते हैं। उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी एसएलआर। सीआरआर क्या होता है? इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट जो कमर्शियल बैंक आरबीआई को देता है। एसएलआर क्या होता है? इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट जो कमर्शियल बैंक अपने ही पास रखता है लिक्विड फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड एसएलआर। और इन दोनों को बनाना मैंडेटरी है, क्योंकि क्लास ये दोनों क्या है? लीगल रिजर्व रेशियो है। कल को कमर्शियल बैंक आप खोलना चाहते हो तो भैया आपको लाइसेंस कौन देगा? आरबीआई देगा। तो आरबीआई लाइसेंस तभी देगा जब क्लास आप इन सब बातों पर सहमति दोगे, हाँ यार हम सीआरआर एसएलआर मेंटेन करेंगे। आई क्लास बात समझ? अब इससे होता क्या है, अब मेरी बात समझ रहा, मान लो एसएलआर है 20%, ठीक है, 20-22% होगा ये, और ये है लगभग 4% के आसपास। अब होता क्या है कि मान लो किसी ने बैंक को 100 रुपए दिए, तो बेचारे बैंक 4 रुपए तो सीआरआर मेंटेन करते हैं, वो आरबीआई को दे देते हैं। और ये मान लो लगभग 21 रुपए मान लो उन्होंने अपने पास रख लिया कैश के फॉर्म में, तो 25 रुपए तो ब्लॉक हो गया। और बैंक का काम क्या है? आपसे 100 लिया और किसी और को उधार दे दिया, तो बैंक किसी और को उधार सिर्फ और सिर्फ 75 ही दे सकता है। अब सर ये समझ आया कि 4 रुपए वो आरबीआई को देते हैं ताकि आरबीआई डिफिकल्ट सिचुएशन में, इमरजेंसी में उनकी हेल्प करे, लेकिन 21 रुपए अपने पास क्यों रखते हैं? बड़ा वो अपने पास इसलिए रखते हैं ताकि आज जिसने पैसा बैंक में जमा किया है वो डिमांड डिपॉजिट है, कल को वो पैसा निकालने ना आ जाए तो हम कहाँ से देंगे? मान लो आज आपने 100 रुपए जमा किया और हमने क्या किया? एलआरआर मेंटेन कर लिया और बाकी लोन दे दिया किसी को 10 साल के लिए। कल आप पैसा वापस मांगने आ गए तो क्या होगा? फिर हम कहाँ से देंगे आपको पैसे? इसीलिए सबकी डिपॉजिट में से थोड़ा थोड़ा सा अपने पास बैंक रखती है कैश के रूप में, और क्लास कोई 1-2 अगर मांगने आ गया तो उनको क्लास वो उस पूरे अमाउंट से उनको सेटल कर देती है। फिर भी दिक्कत आती है, मुसीबत आती है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आई क्लास बात समझ? तो इतना आप समझ लेना
कि सीआरआर एसएलआर एक तरीके से ना आपकी लोन देने की कैपेसिटी को कम कर देते हैं। मान लो सीआरआर एसएलआर 25 है मिला के दोनों, तो आप लोन सिर्फ 75 दे सकते हो। अगर कल को सरकार इसे 30 कर देती है तो लोन सिर्फ आप 70 का दे सकते हो। तो जितना सीआरआर एसएलआर बढ़ेगा उतना ही क्लास बैंकों के लोन देने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आई क्लास बात समझ। सीआरआर क्या होता है, इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट जो कमर्शियल बैंक आरबीआई को देता है। एसएलआर क्या होता है, इनिशियल डिपॉजिट के एक फिक्स परसेंट जो कमर्शियल बैंक अपने ही पास रखता है लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड का मतलब कैश, बैंक या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओके, ये हो गया। अब सवाल ये है, सर आपने बोला कि कमर्शियल बैंक आपके पैसों को 10 गुना बना देता है, वो कैसे करता है क्लास, वो कैसे होगा? तो यहाँ पे ना इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं दो छोटे छोटे अजम्पशंस लूंगा। पहला अजम्पशन, जब मैं बोलता हूँ कमर्शियल बैंक तो मैं पीएनबी की, एसबीआई की, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, यस बैंक, कोटक बैंक की बात नहीं कर रहा। जब मैं बोलता हूँ कमर्शियल बैंक तो सारे कमर्शियल बैंक को मिलाकर बोल रहा हूँ, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा। पहला अजम्पशन। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का मतलब आता, मतलब कह सकता हूँ कि आएगा ही आएगा। सेकंड है क्लास, दूसरा जंक्शन कि जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे ना वो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ही होंगे। जो भी ट्रांजैक्शंस क्लास होंगे वो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ही होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि कोई भी कैश नहीं होगा, सारा कोई भी इंसान खर्च कर रहा है तो बैंक के थ्रू ही कर रहा है, पैसा आ रहा है तो बैंक के थ्रू, सब कुछ क्लास कैश है ही नहीं, समझ लो। ये जंक्शन लेने के बाद ये टॉपिक समझ आएगा, ठीक है। सीआरआर एसएलआर आप जान चुके हो, उसको रिजर्व रेशियो बोलते हैं। अब यहाँ पे ना क्लास ये तो समझा चुका हूँ आपको सीआरआर एसएलआर। अब एक चार्ट है, इसके थ्रू थोड़ा सा समझते हैं अच्छे से कि क्रेडिट क्रिएशन बाई कमर्शियल बैंक अगर पेपर में आता है तो आप कैसे लिखोगे। घर पे प्लीज प्रैक्टिस करना, आप कोई दूसरा नंबर लेके प्रैक्टिस कर सकते हो बट करना जरूर, ठीक है। सुनो बात को ध्यान से। मान लो क्लास यहाँ पे पहला हेडिंग है क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है, डिपॉजिट्स, लोन, लीगल रिजर्व रेशियो। यहाँ पे वी अज्यूम, हमने एक छोटा सा अजम्पशन ले लिया कि लीगल रिजर्व रेशियो 10% है। वी अज्यूम LRR इज 10%, लीगल रिजर्व रेशियो जो है वो 10% का है। मैंने ये अजम्पशंस ले लिया, ये मैंने मान लिया, ठीक है सर। अब किसी बंदे ने 1000 रुपए बैंक में जमा किए, कोई भी कमर्शियल बैंक हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा SBI PNB, मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, कोई भी कमर्शियल बैंक हो, बंदे ने 1000 रुपए जमा किए। बैंक क्या करेगा, उस 1000 रुपए का LRR मेंटेन करेगा 10% जो कि 100 है, और 900 रुपए क्लास किसी को लोन दे देगा। बैंक ने 900 रुपए जिस इंसान को लोन दिया, वो इंसान उस पैसे से क्या करेगा, कुछ खरीदेगा, किसी की पेमेंट करेगा, घर पे तो रखेगा नहीं, कोई घर पे रखने के लिए तो लोन लेता नहीं है। घर खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए, एजुकेशन के लिए, कॉलेज की फीस भरने के लिए, किसी का उधार चुकाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, टीवी खरीदने के लिए, मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए आप लोग लोन लेते हो। जिस इंसान ने लोन लिया है उसको लोन 900 का मिला, तो वो भी आगे क्या करेगा, उस 900 को किसी को पेमेंट कर देगा। तो 900 का पेमेंट किसी को करेगा तो उसके बैंक खाते में चला जाएगा, बैंक के पास फिर से 900 रुपए आ गए। राउंड नंबर 1। तो इनिशियल डिपॉजिट में 1000 रुपए डिपॉजिट किया, बैंक ने LRR मेंटेन किया 100, लोन दे दिया 900। अब जिसको लोन दिया उस इंसान ने किसी और पार्टी की पेमेंट कर दी, तो 900 रुपए क्लास फिर से बैंक के पास आ गया। तो कुल कमर्शियल बैंक ने खुद को ही पैसा दे दिया। आप मेरी बात को समझ रहे हो। मान लो कि मैं कमर्शियल बैंक हूँ, ठीक है, मैं कमर्शियल बैंक हूँ, मैंने आपसे डिपॉजिट को ले लिया, ठीक है, आपसे डिपॉजिट ले लिया मैंने। अब उस डिपॉजिट से मैंने क्या करा क्लास, किसी और को लोन दिया, जिसको लोन दे दिया उसने फिर किसी को पेमेंट किया, तो अल्टीमेटली मेरे बैंक खाते में पैसा आ गया और दोनों मेरे ही अकाउंट होल्डर हो तो। और अकाउंट होल्डर नहीं भी है तो मैं यहाँ पे कमर्शियल बैंक बोल रहा हूँ, सारे ही कमर्शियल बैंक है। आपने किसी की पेमेंट कर दी तो उसके बैंक खाते में डालोगे ना, फिर वो क्या करेगा, किसी और के बैंक खाते में डालेगा। तो पैसा तो बैंक खाते के अंदर ही आ रहा है ना, पैसा तो कमर्शियल बैंक के अंदर ही आ रहा है। तो कमर्शियल बैंक के पास फिर 900 रुपए आ गए, फिर कमर्शियल बैंक के लिए फ्रेश डिपॉजिट हो गई, फिर वो इसका 10% 90 रुपीज़ का LRR मेंटेन करेगा, उतना लोन किसी को दे नहीं सकते, वैसा ब्लॉक हो गया। बाकी 810 रुपए क्लास किसी को लोन दे देगा। बैंक ने इसको लोन दिया, उस लोन वाले ने क्या किया, किसी और को पेमेंट कर दी, तो फिर से बैंक के पास 810 रुपए आ गया। फिर इसका 10% 81 का बैंक लोन देगा, 7 to 9 रुपए के 81 रुपीज़ LRR मेंटेन करेगी, 7 to 9 का लोन जाएगा और ये प्रोसेस चलता चला जाएगा। फिर अगले राउंड में 7 to 9 यहाँ पे आएगा, फिर उसका 10% 72.9 यहाँ जाएगा, फिर बाकी का लोन जाएगा। चलते चलते 1000 रुपए जो डिपॉजिट किया था ना, लास्ट में जो टोटल है उसमें ये 1000 कितना बन जाएगा, 10,000 बन जाएगा। 1000 10,000, इसका 10% क्लास 1000 हो गया टोटल का, और ये आ गया 9,000। यानी बैंक में आपने 1000 रुपए जमा किए थे और उसी 1000 रुपए से बैंक ने 9,000 का लोन दे दिया।
क्योंकि रियली में क्या है, मेरा पैसा बैंक में पड़ा है तो एक्चुअली में पड़ा थोड़ी पैसा, पता नहीं किस किसको लोन दे दिया होगा। बैंक सिर्फ एक्नॉलेज करते हैं हाँ तुम्हारा इतना पैसा है, रियल में वो पैसा यहाँ थोड़ी है, पता नहीं किसको दे दिया। फिर उसने किसी की पेमेंट कर दी, फिर बैंक उसको बोलेगी हाँ तेरा भी इतना है, हाँ तेरा भी इतना है, सबका इतना इतना बोल के बैंक ने क्या किया, 9,000 रुपए का क्लास क्या किया, लोन दे दिया 1,000 रुपए में से ही। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। अब 10,000 से 10,000 का लोन दे दिया, अब 9,000 का लोन दे दिया, टोटल डिपॉजिट हो गया 10,000। 10,000 में से सारा कुछ घटाओ, आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ऑल अदर राउंड, देखो यहाँ पे हजारों राउंड बन जाएंगे, तो मैं सिर्फ राउंड 2 तक ही छोड़ रहा हूँ, बाकी नहीं बना रहा। आप चाहो तो एक आध राउंड और भी फालतू बना सकते हो, बट हाँ ज़रूरत नहीं है। तो ये आ गया क्लास 97290, इसका 10% हो गया 729, ये आएगा क्लास 6561। अब आप इन तीनों को जोड़ के देखना, ये 9,000 ही आएगा, ठीक है। तो यार इस तरीके से आपका पूरा का पूरा क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक हो गया। अब आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ घर पे, इनिशियल डिपॉजिट को लेना आप 5,000, ठीक है, और एलआरआर को लेना 25%, ठीक है। और फिर इनिशियल डिपॉजिट को लेना 5,000 और एलआरआर को लेना 25%, और इसको लेकर फिर ऐसा ही पूरा का पूरा टेबल बनाना। यहाँ पे लेना क्लास आप 5,000, फिर उसका यहाँ पे 10% बनेगा 500, 45 यहाँ जाएगा 500 नहीं 25%, यानी क्लास 1250 बनेगा, फिर 3750 यहाँ पे आएगा, और प्रोसेस चलता चला जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। तो अगर आप इसी प्रोसेस को लिखोगे एग्जामिनेशन में, तो वो आप कैसे लिखोगे, एक लैंग्वेज में चार्ट बनाना और ऐसे लिख देना लैंग्वेज में। कमर्शियल बैंक इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मनी सप्लाई in the economy which contributes to money supply by creating credit in terms of demand deposit. Suppose a new deposit of 1,000 is made by the depositor into bank and bank legal reserve ratio 10% है, तो बैंक legal reserve ratio मेंटेन करेगा 1,000 का 10% 100, और lend कर देगा, लोन दे देगा बैलेंस मनी 900 टू borrower by creating as checkable deposit। मतलब checkable deposit का मतलब जब आप चाहो तब आप निकाल सकते हो, है ना। ये हो गया फर्स्ट राउंड। देन बोरोवर विल यूज अमाउंट, बोरोवर क्या करेगा, इस पैसे से अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट करेगा, और जिसकी पेमेंट करेगा अल्टीमेटली उसके खाते में फिर पैसा आ जाएगा 90 रुपए, यानी कि 900 का 10% एलआरआर मेंटेन होगा, और फिर बाकी 810 रुपए वो लोन दे देगा। ये सेकंड राउंड क्रेडिट क्रिएशन हो गया। दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल द अमाउंट बिकम 0 एंड मनी मल्टीप्लायर जो होगा वो 10 टाइम्स होगा इनिशियल डिपॉजिट का। अब सर ये बात आपको पता कैसे चली कि ये 1,000 का 10,000 होगा? इसको पता चला क्योंकि एक फॉर्मूला होता है डिपॉजिट मल्टीप्लायर का। डिपॉजिट मल्टीप्लायर बोल लो या मनी मल्टीप्लायर बोल लो, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो इनटू 100, ये होता है फॉर्मूला। और अपने केस में 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो इनटू 100, ये हो गया आपका 10 टाइम्स, ये हो गया आपका 10 टाइम्स 10 गुना, ये हो गया आपका 10 टाइम्स, यानी कि क्लास 10 गुना, यानी कि 1,000 का हो गया 10,000। अगर एलआरआर 25% होगा तो 1 अपॉन 25 इंटू 100 दैट इज 4 टाइम्स। एलआरआर अगर क्लास मान लो 20% है तो 1 अपॉन 20 इंटू 100 दैट इज 5 टाइम्स, यानी 5 गुना। 1,000 का 5,000, यहाँ पे 1,000 का 10,000, तो एलआरआर जितना बढ़ता चला जाएगा मल्टीप्लाई उतना ही कम होगा। भाई एलआरआर क्या है, रिजर्व। अब जितना ज्यादा रिजर्व बना लोगे तो पैसा आगे कम जाएगा, मल्टीप्लाई कम होगा। तो एलआरआर जितना बढ़ेगा क्लास अमाउंट का मल्टीप्लिकेशन उतना ही कम होगा। एज सीन इन द टेबल, बैंक्स आर एबल टू क्रिएट टोटल 10,000 विद इनिशियल डिपॉजिट ऑफ जस्ट ₹100। इट मींस टोटल डिपॉजिट बिकम 10 टाइम्स। इनिशियल है 1,000, एलआरआर है 10%, टोटल डिपॉजिट है 10,000, मतलब 10 टाइम्स हो गया मनी मल्टीप्लायर, यानी कि आपका बैंक क्लास 10 गुना आपका पैसा बना देता है। आई क्लास बात समझ? अब कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से क्लास समझते हैं इस बात को। मान लेते हैं क्लास इनिशियल डिपॉजिट है, इनिशियल डिपॉजिट है, इनिशियल डिपॉजिट है 20,000, ठीक है, और टोटल डिपॉजिट है, टोटल डिपॉजिट है 40,000। आपसे पूछा जाए एलआरआर कितना है और मनी मल्टीप्लायर या डिपॉजिट मल्टीप्लायर कितना है, तो एक बात बताओ, अगर आपने शुरू में जमा किया 20,000, हो गया 40,000, इसका मतलब डिपॉजिट मल्टीप्लायर कितना है, 2 टाइम्स। मनी मल्टीप्लायर कितना है, 2 टाइम्स। और मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन एलआरआर इंटू 100। तो अगर उधर भेजोगे तो एलआरआर इज इक्वल टू 100 अपॉन 2 दैट इज 50।
तो LRR हमेशा परसेंटेज में आता है, किस में आता है, परसेंटेज में। तो LRR आ गया 50% और इनिशियल डिपॉजिट 20,000 है, टोटल डिपॉजिट 40,000 है। मतलब इनिशियल डिपॉजिट, LRR और टोटल डिपॉजिट, इन तीनों में से कोई भी दो दिया होगा ना तो आप आराम से तीसरा निकाल लोगे। तो यहाँ पे इनिशियल भी दिया है, टोटल भी दिया है, आपको LRR निकालना था, आपने निकाल लिया। अगर मैं इसी क्वेश्चन में क्लास आपको बोलूं कि इनिशियल डिपॉजिट नहीं पता हमें, टोटल डिपॉजिट जो हो गया वो हो गया मान लो 1,00,000 और LRR है 20%, ठीक है। LRR कितना है, 20%। अब डिपॉजिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/LRR इंटू 100, है ना। तो डिपॉजिट मल्टीप्लायर तो हमको पता नहीं है, तो 1/LRR इंटू 100, 21 जा 20, 25 जा 100, तो डिपॉजिट मल्टीप्लायर आ गया 5 टाइम्स। डिपॉजिट मल्टीप्लायर जो आ गया वो कितना क्लास आ गया, 5 टाइम्स, 5 गुना होगा। अब किस चीज का जो 5 गुना है, ये तो टोटल है, वो 1,00,000 बनेगा, तो 5 इधर भेज दो, 1,00,000 अपॉन 5 यानी 20,000। तो शुरू में 20,000 था, 5 गुना होकर क्लास कितना हो गया, 1,00,000 हो गया। LRR 20% है। तो LRR, टोटल डिपॉजिट और इनिशियल डिपॉजिट, अगर आपको इन तीनों में से कोई भी दो दिया गया है तो आप तीसरा आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। एक नंबर में ये सवाल भी आ जाता है क्लास 12 बोर्ड में या CUET में जरूर आ जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना क्लास, ये पूरा का पूरा ये हो गया आपका क्रेडिट क्रिएशन बाई कमर्शियल बैंक। इस तरीके से कमर्शियल बैंक आपके पैसों को कई गुना बना देती है। एक्चुअली अगर मेरे खाते में 2,00,000 रुपए पड़े हैं आज, तो एक्चुअली वो 2,00,000 है नहीं कहीं, वो किसी और को लोन दे दिया होगा, किसी और की पेमेंट कर दी होगी, वो है कहीं पड़ा हुआ नहीं, बोलो दिखाओ मुझे कहाँ है, तो बैंक के पास पैसा नहीं होता। तो बैंक इस तरीके से लाखों लोगों से पेमेंट कर लेता है और किसी और को पेमेंट करता है, फिर वो पैसा अल्टीमेटली किसी और के बैंक में जाता है। यार आप ट्यूशन की फीस पेमेंट करते हो तो होता क्या है, आप एक खाते से कट जाता है और मेरे खाते में आ जाता है। मैं किसी को पेमेंट करूंगा, मेरे खाते से कट जाए, किसी और खाते में आएगा। रियल में थोड़ी पैसा मूव हो रहा है, बस बैंक एक एंट्री पास कर रहा है, हाँ जी तुमसे इतना लेना, तुमको इतना देना है। रियल में पैसा नहीं जा रहा। अगर मैं आपको अभी 1,000 रुपये भेजूं पेटीएम से, तो क्या आपके खाते में 1,000 रुपये आ तो जाएगा, बट रियल में कोई थोड़ी पैसा गया है, सिर्फ एक एंट्री ही तो हुई है। इस तरीके से बैंक क्लास 1,000 का 10,000 बना देता है। हाँ, लेकिन ये बात सच है कि बैंक अगर मान रहा है तो कल को जाके आप ATM कार्ड से बैंक से वो पैसे निकाल सकते हो, बैंक आपको देगा वो पैसा, लेकिन रियल में मूवमेंट नहीं हो रहा, बैंक अपने रखे हुए पैसों से ही देता है, ठीक है। तो ये क्रेडिट क्रिएशन बाई कमर्शियल बैंक एग्जामिनेशन में क्लास 4 मार्क्स तक का आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ के याद करके जाना एग्जामिनेशन में। CRR का मतलब समझा दिया, लिखने को आता नहीं तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, बस मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक कर लेना। अगली क्लास में हम लोग सेंट्रल बैंक के फंक्शन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे क्रेडिट कंट्रोल बाई सेंट्रल बैंक। अभी हमने पढ़ा क्रेडिट क्रिएशन, फिर हम पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक के फंक्शंस, फिर कैसे कंट्रोल करेगा। इसके साथ मनी बैंकिंग पूरा खत्म हो जाएगा। 6 नंबर का चैप्टर है ये, तो अच्छे से मनी बैंकिंग मिलाकर 6 नंबर का है, तो अच्छे से पढ़ना। कोई डाउट कोई दिक्कत तो पूछ लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।